Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। ये चैप्टर इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। टॉपिक नंबर 1 आज हम जो पढ़ेंगे इस मतलब वीडियो के अंतर्गत टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे मुक्त एवं बदावेश। टॉपिक नंबर 2 पराविद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 विद्युत धारिता, और शायद अगर टाइम बचा तो टॉपिक नंबर 4 किसी गोले चालक की विद्युत धारिता। ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इस चैप्टर में जो है वो कितने टॉपिक है, वो टोटल 11 टॉपिक है। संयोजित चालक पर विभव, पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ठीक है, जो पहली यूनिट 7 नंबर की थी पिछले पेपर में, मतलब पिछला बोर्ड पे एग्जाम जो हुआ था, वो दूसरे चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आप देख रहे होंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्या है, टॉपिक नंबर 1 मुक्त एवं बदावेश। मुक्त एवं चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, मुक्त एवं बदावेश। मुक्त और बदावेश क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मुक्त एवं बदावेश क्या है। तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। क्लियर सी चीज है, ये चीज आपको पता है, जो कि प्रत्येक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र बिंदु नाभिक में स्थित रहते हैं तथा इस नाभिक के चारों ओर जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब उस नाभिक के चारों ओर उतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होने के कारण प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। यहाँ पर कहा गया है जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इन पर उपस्थित आवेश ही बदावेश कहलाता है। जो नाभिक के नजदीक उपस्थित है उन पर उपस्थित जो भी आवेश है वो बदावेश कहलाता है। जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाने के कारण इन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। जो नाभिक से दूर लेकिन रहते परमाणु के अंदर ही है, जो नाभिक से दूर चक्कर लगाते हैं लास्ट कक्षा में, उसमें क्या होता है, उन पर आकर्षण बल जो है बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर परमाणु के अंदर स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं, स्वतंत्र विचरण करते हैं। ठीक है, इन पे मतलब बंदिश नहीं होती है, इधर उधर घूम सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त का मतलब आजाद, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस पर उपस्थित आवेश ही मुक्त आवेश कहलाता है। इन पर जो उपस्थित आवेश होता है मुक्त आवेश कहलाता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी पदार्थ में विद्युत धारा का चालन संभव हो पाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही क्या करते हैं, किसी भी चालक में धारा का प्रवाह संभव करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, मुक्त एवं बदावेश। क्लियर सी चीज है। पहले तो परमाणु के बारे में बताया गया कि परमाणु क्या है, मैनुअली देख लो, आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सुन लो। परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उस मतलब कि उस परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के समीप होते हैं, समीप चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बद इलेक्ट्रॉन, और उन पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, बदावेश कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन पर आकर्षण बल कम होता है तो उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मतलब कि वहां आकर्षण बल नहीं है तो वे चारों ओर विचरण कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उन पर जो उपस्थित आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं, आपका मुक्त आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पहला टॉपिक। अब टॉपिक नंबर 2 पराविद्युत पदार्थ। देखो आज के जो टॉपिक है थोड़ा मतलब इनमें आपकी थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, अच्छे से सुनना। टॉपिक नंबर 2 पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ होते क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता
लेकिन यदि इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। आप समझ ही गए होंगे। मतलब अगर जैसे हम लकड़ी ले ले, कुछ भी ऐसी चीज ले, तिनका ले ले, हम अगर उसे क्या कर दे कि उसमें उसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। नंबर फर्स्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत। तो नंबर फर्स्ट क्या है? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। वे पदार्थ पराविद्युत जिनके अणुओं के, यहाँ पे मतलब कि पदार्थ ये गलत लिखा गया, ये नहीं यहाँ पे पढ़ना, हमें यहाँ पे पढ़ना है वे पराविद्युत पदार्थ, या तो इस तरह से पढ़ना है, या वे पराविद्युत जिनके अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र समान न होकर अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। जैसे H2O, Sc है। दोबारा से, वे पराविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र समान न होकर अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। उदाहरण H2O, Sc है। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है, जिसके अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र समान न हो, अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल भी याद कर लेना, H2SCl 1 नंबर में पूछा जाता है। अध्रुवीय पराविद्युत, वे पराविद्युत जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र समान हो, तो उन्हें अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कह देंगे। जैसे कि H2, N2, O2, NH4। ठीक है, इनमें क्या होता है? धनावेश ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र समान होते हैं। अब इसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत एक दूसरी बात आती है, पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ये भी एक डेफिनेशन है। देखिए क्या होते हैं, जब किसी पराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके अणुओं के बीच प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना ही पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। यानी कि जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है तो उसके अणुओं के बीच जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उस आघूर्ण को उत्पन्न होना ही, मतलब ये प्रक्रिया होनी क्या कहलाती है? पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, टॉपिक नंबर 3, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, धारिता शब्द से अभिप्राय धारण करने की। अब देखो मोस्ट मतलब कि इस चैप्टर का जैसा कि नाम था विद्युत धारिता, उस पॉइंट पे आ चुके हम। अभी विद्युत धारिता होती क्या है वो चीज सुनिए। विद्युत धारिता, धारिता शब्द से अभिप्राय है धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की, अर्थात किसी वस्तु द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता ही उस वस्तु की विद्युत धारिता कहलाती है। दोबारा सुनिए, धारिता शब्द से अभिप्राय है धारण करने की क्षमता, अर्थात किसी वस्तु द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता ही उस वस्तु की विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, यानी कि वो आवेश को कितना ज्यादा धारण कर सकता है, कितनी देर तक रोक सकता है, वही क्या उसकी विद्युत धारिता। तो जिस प्रकार जल से भरे बर्तन में और अधिक जल डाला जाए तो उस जल के तल के गुरुत्व में वृद्धि होती है, उसी प्रकार यदि पहले से ही आवेशित वस्तु को और अधिक आवेश दिया जाए तो वस्तु के विभव में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर जल, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार जल से भरे बर्तन में और अधिक जल डाला जाए तो उस जल के तल के गुरुत्व में वृद्धि होती है, उसी प्रकार यदि पहले से ही आवेशित वस्तु हो और उसे और अधिक आवेश दिया जाए तो वस्तु के विभव में वृद्धि होती है। अर्थात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो Q है वो V के अनुक्रमानुपाती है। जितना Q बढ़ाओगे उतना V बढ़ेगा, उसका विभव बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं C। ठीक है, अगर इस C की वैल्यू यहाँ पे निकाल ले तो C = Q/V, फेराड या कूलम्ब पर वोल्ट। ये C क्या है? ये विद्युत धारिता एक नियतांक है। यही C है यहाँ पर विद्युत धारिता। इस C मतलब C को ही बोला गया विद्युत धारिता, इस कांस्टेंट को। अर्थात C देखा जाए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आवेश और विभव का अनुपात है एक तरीके से। इसे फेराड या कूलम्ब पर वोल्ट से नापते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अतः किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो आवेश उस चालक के एकाएक विभव में वृद्धि करने पर दिया जाता है। अर्थात किसी चालक की धारिता जो है उस आवेश के बराबर होती है। मान लिया कि अगर इस विभव को हम क्या करते हैं, एकांक कर दें, 1 मान ले से। ठीक है, तो C बराबर किसके हो जाएगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, उस आवेश के बराबर होती है जो आवेश उस चालक के एकांक विभव में वृद्धि करने पर दिया जाता है। मतलब कि इतना आवेश कि उस चालक का एकांक विभव जो है उसमें वृद्धि हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम?
विद्युत धारिता बोलेंगे। मतलब परिमाण रूप में ये डेफिनेशन होगी। ऊपर भी इसकी डेफिनेशन दी गई, वो मैनुअली रूप थी। अगर परिमाण वैज्ञानिक तौर पर देखी जाए तो ये इसकी डेफिनेशन, आप दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हो। अब इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, फेरेड धारिता का अत्यधिक बड़ा मात्रक है। मतलब फेरेड जो है वो धारिता का अत्यधिक बड़ा मात्रक है। इस कोटि के चालक बनाना संभव नहीं है, अतः धारिता को व्यवहारिक रूप से माइक्रोफेरेड से व्यक्त करते हैं। आप अधिकतर देखोगे धारिता जो मिलेगी वो आपको माइक्रोफेरेड में मिलेगी, ठीक है, ना कि फेरेड में। तो धारिता सदैव धनात्मक होती है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किसी चालक को आवेश देने की अधिकतम सीमा क्या है। किसी चालक को आवेश देने की अधिकतम सीमा, देखो उसका आंसर पढ़ते हैं कि चालक को अनंत आवेश नहीं दिया जा सकता। चालक के आवेश में वृद्धि करने पर विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है। मतलब अनंत आवेश नहीं दे सकते, कितना भी आवेश दे रहे हैं। चालक के अगर आवेश में वृद्धि करेंगे तो क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, CQ/R स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे E जो है वो Q के सीधे सीधे अनुपाती है। अगर Q बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, E इक्वल टू CQ/R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मान अत्यधिक प्रबल हो जाने पर, चालक के आवेश में वृद्धि करने पर विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र का मान अत्यधिक अगर प्रबल हो जाए तो माध्यम हवा के अणु आयनीकृत हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र से भी हवा के अणु आयनीकृत मतलब प्लस माइनस में टूट जाते हैं तथा आवेश का चालक से रिसाव होने लगता है। यही आवेश देने की अधिकतम सीमा है। जब तक मतलब उसका रिसाव, जब उसका रिसाव होना स्टार्ट हो जाए आवेश का वायु में, तो वही क्या होती है, उसकी अधिकतम सीमा होती है। वायु 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र के मान पर आयनीकृत हो जाती है, ठीक है। अगर उसे 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर दे दिया जाए तो वायु क्या होगी, आयनीकृत हो जाएगी इस विद्युत क्षेत्र में, 2 प्लस माइनस में टूट जाएगी। किसी चालक की धारिता का मान चालक के आकार, आकृति व माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर उसके आकार और आकृति हम बदलेंगे, माध्यम को बदलेंगे, तो उसकी धारिता भी बदलेगी, ये ध्यान रखना। चालक की धारिता का मान आवेश तथा विभव के मान पर निर्भर नहीं करता। आवेश पे नहीं निर्भर करेगा, विभव के मान पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। इस पे निर्भर नहीं करता है उस चालक की धारिता का मान, लेकिन आकृति, माध्यम की उपस्थिति, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देख लेते टॉपिक नंबर 4। अभी हमारे पास समय है 20 मिनट होने में। तो टॉपिक नंबर 4, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। टॉपिक नंबर 4 क्या है, कोई भी गोलीय चालक ले लिया, उसकी वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। तो माना कोई गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र बिंदु O है, प्लस Q आवेश दिया गया है। यह आवेश चालक के होने के कारण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके पृष्ठ पर विभव। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, यहाँ पे चालक बोला गया है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे क्या बोला गया है, चालक बोला गया है। अगर चालक बोल दिया है तो इसका मतलब कि अगर हम इसे कोई भी आवेश देंगे तो वो उसके किनारों पर वितरित हो जाएगा। ये हम मतलब बहुत 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक पीछे। तो इसे आवेश दिया गया है तो इसके विभव पे मतलब इसके या तो गोलीय कोष हो या गोलीय चालक भी समान विभव के लिए समान कंडीशन में काम करते हैं। ये पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तब इसके पृष्ठ पर विभव V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, यही विभव होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। गोलीय कोष के कारण विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। V का मान रखने पर, अगर V का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये रख दिया नीचे 1/4πε0 Q/R। फिर क्या होगा, इस Q से ये Q कट जाएगा, बचा नीचे ये, नीचे के ऊपर अगर कोई संख्या कौन सा कोण में आती है तो उसकी गुणा ऊपर हो जाती है। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 4πε0 × R। C बराबर आ जाएगा 4πε0 × R। ये हो जाए फैरेड, ये हो जाएगी किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, राइट। तो आज हम बस टॉपिक नंबर 4 ही कंप्लीट करेंगे। टॉपिक नंबर 4 हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले तो मुक्तम बदावेश पढ़ा, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। पराविद्युत पदार्थ पढ़ा, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्रभाव दिखाते हैं, वैसे प्रभाव नहीं दिखाते हैं। फिर ध्रुवीय पराविद्युत, जिसके गुरुत्व केंद्र अलग अलग होते हैं। अध्रुवीय, जिसके समान होते हैं। पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण, जो कि उसके अंदर मतलब कि जो अणु होते हैं उनके बीच जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं। विद्युत धारिता, धारण करने की क्षमता एक तो, या फिर देखा जाए कि आवेश के बराबर होती है, एकांक विभव में वृद्धि कर दे चालक के,
यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि माइक्रोफैराड में नापी जाती है अधिकतर विभव को। गोले चालक की धारिता V का फॉर्मूला आप जानते हो। गोले चालक के लिए बस C बराबर Q/V फॉर्मूला लगाइए और C का मान आपको मिल जाएगा 4πε0 × R, ये फैराड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, ओके, बाय बाय।